चलो स्टार्ट करते हैं तब। तो वीन का नियम क्या था? लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल 1/T, यही था ना? यहाँ तक हम बता दिए थे। तो इसके बाद आपका है स्टीफन का नियम। हेडिंग डालो स्टीफन का नियम। हो गया? तो लिखना किसी कृष्ण पिंड के एकांक क्षेत्रफल से, किसी कृष्ण पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, किसी कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उस पिंड के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ठीक। अब देखो यहाँ पे कोई हमारे पास ये कृष्ण पिंड है, आदर्श कृष्ण पिंड है, और इसका मान ले रहे हैं ये एकांक क्षेत्रफल है। ठीक ना? ये क्षेत्रफल कितना है? एकांक है। तो किसी कृष्ण पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, ठीक ना, प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जो होती है वो किसके समानुपाती होती है? परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। समझ में आई बात ना? तो किसी कृष्ण पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। समझ में आई बात ना? तो किसी कृष्ण पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा क्या होती है? परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ई प्रोपोर्शनल टी पावर 4, ई प्रोपोर्शनल टी पावर 4। तो फिर से परिभाषा सुनो। किसी कृष्ण पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आई बात ना? अनुक्रमानुपाती कहो, चाहे समानुपाती कहो, चाहे प्रोपोर्शनल कहो, कोई फर्क नहीं। समझ में आ गई बात ना? तो यहाँ पे एक अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लगता है, और टी पावर 4 इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बता? सिग्मा कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको? सिग्मा। ई इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। इसी को कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट, क्योंकि स्टीफन का नियम है ये, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्टीफन सिग्मा ये भी होता है, सिग्मा ये भी होता है। ठीक है ना? हम ज़्यादा समझने के लिए कहते हैं इसको छोटा सिग्मा कहते हैं। नहीं, सिग्मा ही नाम है, लेकिन मतलब अंतर दिखाने के लिए तो इसको क्या कहते हैं? छोटा सिग्मा। ठीक है ना? तो ई इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। तो परिभाषा क्या है? किसी कृष्ण पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती। जैसे वीडियो में रहता है ना 1.0, 1.5, 1.75, फिर ऐसे देखो कि नहीं? तो वीडियो तेज कर देते हैं एकदम से, जल्दी बोलता है। तो जल्दी बोलने से समझ लो, जब अगर जल्दी से बोले समझ लो एकदम से याद हो गया तो। ठीक है ना? तो किसी कृष्ण पिंड के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती। ये 2.0 में चल रहा था। ठीक है? तो समझ में आ गई बात? याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक ना? चलो अच्छी बात है, याद हो गया तो। और ई इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा टी पावर 4। सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात ना? इसका मतलब क्या हुआ? तो परिभाषा तो समझ में आ गई, याद भी कर ली आप लोग। जैसे उसका परम ताप, उसको कितने ताप पर है
उसके ताप के चतुर्थ घात के, यानी कि अगर ताप थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो उसका जो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके 4 पावर में बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अभी यहाँ पे मान लो इसका एक डिग्री एक केल्विन है, मान लो अभी इसका ताप, ठीक है ना, 1 केल्विन है तो E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 1 से 2 सिर पकड़ दिए तो देखो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा 2 पावर क्या हो जाएगा 4, यानी सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा 16, यानी कि 1 डिग्री बढ़ाने पर भी, 1 केल्विन बढ़ाने पर भी वो कितने गुना बढ़ रहा है, 16 गुना बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात ना। यानी कि जो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है उस परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, यानी कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका इमिशन क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। समझ में आई बात ना। इनका कहने का मतलब ये है। तो लिखो ये जो सिग्मा का मान है इसका 5.67 10 पावर -8 होता है, ठीक ना। तो इसका मान भी लिख लेना 5.67 सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 पावर -8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन पावर 4। ये सब लिख चुके थे ना। यस सर। जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन। केल्विन किसका मात्रक होता है, केल्विन पावर 4। सेल्सियस केल्विन फ़ारेनहाइट ताप का मात्रक है ना। केल्विन किसका मात्रक होता है, ताप का, ठीक है। तो देखो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया 5.67 इंटू 10 पावर -8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन पावर 4। देखो कैसे मात्रक निकलेगा। अभी फार्मूला क्या आया है, E इक्वल टू क्या आया है, सिग्मा T पावर 4। तो सिग्मा इक्वल टू निकाल लो। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान T पावर 4। तो E का मात्रक ये होता है, ठीक है ना। E का मात्रक ये होता है इमिशन का, यानी उत्सर्जन क्षमता का जो मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड या जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है ना। और इसका हो गया, और ये केल्विन परम ताप का क्या हो गया, केल्विन हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन पावर 4। तो ये लिख लो मान कितना आया 5.67 इंटू 10 पावर -8, ठीक है ना। अब नोट लिखना, यह नियम केवल आदर्श कृष्णिका के लिए ही सत्य है। यह नियम केवल आदर्श कृष्णिका के लिए ही सत्य है। यानी अगर कोई दूसरा पिंड रहेगा तो इतना ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये किसके लिए है, आदर्श कृष्णिका के लिए है। और आदर्श कृष्णिका क्या होती है कि जितनी विकिरण दे सबको क्या कर ले, वो अवशोषित कर ले, तो क्या कहलाएगी, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। अब उसके बाद नीचे लिखना, अब यदि परम ताप कैपिटल T लिखना, यदि परम ताप कैपिटल T वाली कोई कृष्ण वस्तु नहीं T1 लिखना, ठीक है ना, T1। यदि परम ताप T1 वाली कोई कृष्ण वस्तु, यदि परम ताप T1 वाली कोई कृष्ण वस्तु परम ताप T2 वाली अन्य वस्तु से घिरी है, जबकि T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, तब T1 ताप वाली वस्तु, तो T1 ताप वाली वस्तु सिग्मा T1 पावर 4, सिग्मा
T1 पावर 4 ऊर्जा को उत्सर्जित करेगी। ऊर्जा को उत्सर्जित करेगी, जबकि T2 ताप वाली वस्तु सिग्मा T2 पावर 4 ऊर्जा को अवशोषित करेगी। तो प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित नेट ऊर्जा विकिरण क्या है? विकिरण ऊर्जा ही है, ठीक है ना। तो विकिरण को भी हम ऊर्जा ही मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्या मान लिया गया है, दो हमारे पास कृष्ण पिंड है, ठीक है ना। दो कृष्ण पिंड है और एक का ताप कैपिटल T1 है, दो कृष्ण पिंड है और एक का ताप क्या है कैपिटल T1 और दूसरे का क्या है T2 है। और एक दूसरे से घिरे हुए, मतलब एक पहला दूसरे को घेर के रखा है या दूसरा पहले को घेर के रखा है, यानी आसपास दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसका अगर परम ताप T1 है तो इससे उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा क्या होगी, विकिरण ऊर्जा क्या होगी, सिग्मा T1 पावर 4 किसके अनुसार होगी, स्टीफन के अनुसार, ठीक है ना। स्टीफन ही बताया ना, तो स्टीफन के अनुसार क्या होगी, सिग्मा T1 पावर 4 किसकी होगी, ये पहले वाले कृष्ण पिंड की, और दूसरे वाले की क्या होगी, सिग्मा T2 पावर 4 होगी। अब देखो यहाँ पे अगर एक जो है उच्च ताप पर है, पहले वाला क्या है हाई टेम्परेचर, यानी पहले का ताप अधिक है और दूसरे का ताप कम है। तो पहले का ताप अधिक है तो वो क्या करेगी, वो ऊर्जा को विकिरण को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी, ठीक है ना। जिसका ताप अधिक है वो ऊर्जा को या विकिरण को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी। और ये सामने वाला बैठा जो एक कम ताप पर है तो ये अवशोषित करेगा ना। जैसे आप अगर ठंड में आप आग जलाकर बैठ जाते हो तो क्या आप अपनी ऊर्जा आग को देते हो, क्या ऊर्जा आग हमें देती है ना, क्यों देती है, क्योंकि उसका ताप क्या है अधिक है और हमारा ताप कम है। तो यहीं पे भी वही काम होगा। तो यहाँ पे जो है पहला T1 ताप पर है तो इसका ताप अधिक माने हैं और इसका T2 ताप इसका ताप कम माने हैं। तो अगर ये कम है तो ये अवशोषित करेगा और ये क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, नहीं देगा, ये इसको देगा। समझ में आई बात ना। यहाँ से विकिरण इसमें निकल के जाएगी। अब नेट कितनी निकल रही है, नेट विकिरण कितनी निकल रही है। अब ये तो सभी पूरा तो देगा नहीं इसको, कुछ तो बाहर भी निकलेगी ना। अब जैसे हम आग के सामने बैठ गए जब, तो क्या सभी ऊर्जा हमारे पास आएगी, तो हम एकदम जल के राख हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर सभी ऊर्जा हमारे पास आ गई तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ विकिरण बाहर चली जाएगी और कुछ अवशोषित होगी। तो नेट क्या होगी, तो जितनी ऊर्जा निकल रही है उसमें से अवशोषित वाली ऊर्जा हम क्या कर दें, घटा दें, तो हमारी क्या बचेगी, जितनी निकल रही है। समझ में आई बात ना। ये जितनी दे रहा है ये सब निकाल रहा है, सब दे रहा है, लेकिन इसे बगल में बैठा कोई ले रहा है, तो कितनी उत्सर्जित होकर बाहर निकल रही है। तो जो ले रहा है उसको घटा दे तो वही बचेगा ना। तो यानी जो उत्सर्जित ऊर्जा यानी ई अगर उसको मान लें हम, जो बाहर निकल रही ऊर्जा उसको ई मान लें, तो इससे जो इससे निकलेगी कितनी, सिग्मा T1 पावर 4 ये निकल रही है। और ये कितना ले रहा है, सिग्मा T2 पावर 4 ये ले रहा है। तो इसको घटा दे तो जो रिजल्टेंट रूप से बाहर निकलेगी यही हमको मिल जाएगी। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। ये क्या है, नेट विकिरण जो निकल रही है बाहर। समझ में आई बात। ये दोनों आसपास में रखे हैं
और हम सामने दूर से देख रहे हैं तो हमें कौन सी दिखाई देगी? ये वाली दिखाई देगी। समझ में आई बात ना? ये अलग नहीं है, तो निकाल रहा है और ये बगल में बैठा हुआ ले रहा है। लेकिन अगर दूर से हम बैठ के देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये वाली हमें पता चलेगी। और ये वाली कैसे पता चलेगी? जब ये जितना निकाल ले लेगा वही वाली बची हुई हमें दिखेगी। ठीक है ना? तो ये लिख लो इसको। हट जाए। हो गया? अब लिखोगे न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन बाबा कहाँ कहाँ तक गए सोच सकते हो? न्यूटन का शीतलन नियम। देखो यहाँ न्यूटन ने क्या कहा, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और इसका कुछ ताप है, ये गर्म वस्तु है, और अगर हम गर्म वस्तु को बाहर ले जाके रख दें तो क्या ठंडा होना स्टार्ट हो जाती है ना? यानी ऊष्मा आप निकालने लगती है। तो इसके नियम, ये न्यूटन के शीतलन के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो ठंडा होने की दर है, किस रेट से ठंडा हो रहा है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है ना? जैसे ये जो है, ये कोई भी पदार्थ है जो कि क्या है, गर्म है। अब गर्म हो रहा था, ठंडा होने की जो दर है ये दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात तो इसका ताप कितना है, इसका खुद का ताप कितना है, और दूसरी बात जो है इसके बाहर का ताप क्या है। ठीक है ना? इसके आसपास का ताप क्या है। बहुत एग्जैक्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो। गर्मी के मौसम में गर्मा गर्म खाना निकाल के खाओ तो जल्दी ठंडा नहीं होता है, और ठंडे में जल्दी से ठंडा हो जाता है, जबकि हम सोचते हैं गर्म में रहे तो ठीक है। ठीक है ना? लेकिन वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। यहाँ न्यूटन का शीतलन नियम लगता है। समझ में आई बात ना? तो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार इसके ठंडा होने की दर इसके ताप पर और इसके बीच के तापांतर पर, यानी जो बाहर का ताप है और इसका ताप है, इसके बीच के तापांतर पर निर्भर करता है। अगर तापांतर बहुत अधिक है तो ये वस्तु बहुत जल्दी ठंडा होगी, और अगर तापांतर कम है तो देर में ठंडा होगी। जैसे गर्मी के मौसम में वायुमंडल का ताप यहाँ पे अधिक रहता है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, और आप जो है जो भोजन खा रहे हो वो 50 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है ना? तो तापांतर कितना हुआ यहाँ पे? 10 डिग्री सेल्सियस का हुआ। अब अगला मौसम आ गया ठंडी का, और ठंडी के मौसम में 20 का ताप मान ले रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बाहर का ताप कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब तापांतर कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पे तापांतर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। तो तापांतर अधिक होने के कारण ये, अगर मान लो ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, तो कौन जल्दी ठंडा होगी? वस्तु बी जल्दी ठंडा होगी ना? क्यों ठंडा जल्दी होगी? क्योंकि यहाँ पे तापांतर क्या है? अधिक है, और यहाँ पे तापांतर कम है। तो उस वस्तु के ताप पर और बाहर के ताप पर निर्भर करती है। बाहर का ताप क्या है और वस्तु का ताप क्या है, इनके तापांतर पर क्या है? निर्भर करती है कि वस्तु कितनी तेज ठंडी होगी। समझ में आई बात ना? तो ये किसका नियम है? न्यूटन के शीतलन का नियम है। बहुत आसान है ये, तो लिख लो इसको। किसी वस्तु के ठंडा होने किसी वस्तु के ठंडा होते समय, किसी वस्तु को ठंडा होते समय वस्तु की ऊष्मा हानि की दर, वस्तु की ऊष्मा हानि की दर वस्तु के ताप तथा उसके चारों ओर
के वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। हो गया? तो किसी वस्तु के ऊष्मा हानि की दर वस्तु के ताप और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। समझ में आई बात ना? इधर सीधा सीधा कहते हैं कि तापांतर के समानुपाती होती है। ऊष्मा हानि की दर तापांतर के समानुपाती होती है। ऊष्मा हानि की दर तापांतर के समानुपाती होती है। समझ में आ गई बात ना? हाँ। तो आइसक्रीम अगर आप हाथ में ले लिए हो, गर्मी में जल्दी गल जाएगी कि ठंडी में जल्दी गल जाएगी? गर्मी में जल्दी। क्यों जल्दी गलेगी? गर्मी में क्या है? तापांतर गर्मी में क्या रहता है? मारेंगे अभी ना, दिमाग सही हो जाएगा तुम। गर्मी में तापांतर कम रहेगा। अभी रुक जा, बता रहे हैं। आइसक्रीम कितने डिग्री पर रहेगी? 0 डिग्री, मान लो -2 डिग्री सेल्सियस। आइसक्रीम जो है कितना डिग्री है? -2 डिग्री सेल्सियस। और बाहर का ताप मान लो गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस। माइनस मानोगे तो अभी कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। 0 डिग्री सेल्सियस मान ले रहे हैं, ठीक ना? आइसक्रीम का ताप कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के मौसम की बात हो रही है। और यहाँ पे फिर ठंडी आ गई, तो ठंडी में भी आइसक्रीम 0 पर रहेगा। ठीक है, आइसक्रीम भी बना दें। और यहाँ का ताप कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस मान लें। ठंडी में कम हो जाएगा। अब इसका अंतर निकालो, 40 - 0 तो क्या होगा? 40, 20 - 0 20। तापांतर किसका अधिक हुआ? तो गर्म होने या ऊष्मा हानि की दर है ना, गर्म होने या ठंडा होने की, जैसे इसका जो टेम्परेचर चेंज का जो रेट है, टेम्परेचर चेंज का जो रेट है वो तापांतर पर डिपेंड कर रहा है। और गर्मी के मौसम में तापांतर क्या है? अधिक है। और ठंडी के मौसम में तापांतर कम है। तापांतर अधिक होगा तो आइसक्रीम की ऊष्मा हानि की दर अधिक होगी और इसलिए वो जल्दी गल जाएगा और ठंडी में देर से गलेगी। समझ में आई बात? खा लिया आइसक्रीम? नहीं खाए, खाओ भी मत, ठंडी में नुकसान कर देगी। तो लिख लेना, ऊष्मा हानि की दर समानुपाती होती है तापांतर। लिख लेना। ऊष्मा हानि की दर किसके समानुपाती होती है? तापांतर के। यानी ताप, यदि तापांतर अधिक है तो ऊष्मा हानि की दर क्या होगी? अधिक होगी। बर्फ को हम जब फ्रीज से बाहर निकालते हैं तो गल जाती है ना? क्यों गलती है? क्यों गल जाती है? तापांतर बढ़ जाता है, घट जाता है? अभी भी घट जाता है, कुछ बोल रहे हैं। बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक ना? और बढ़ जाने के कारण जो है जल्दी वो उसका ऊर्जा हानि अधिक तेजी से हो जाएगी और वो गल जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये सब तो समझ में आएगा ही। अब हेडिंग डालोगे, स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन। ये लास्ट हेडिंग है आपकी। स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन। तो स्टीफन का नियम आप लोग जानते हो। स्टीफन का नियम E = क्या होता है? σT⁴। और ये ऊष्मा हानि की दर समानुपाती किसके होती है? तापांतर। ये दोनों नियम आप लोग जानते हो, ठीक है ना? तो ये अलग अलग नियम है, तो हम स्टीफन के नियम से न्यूटन का नियम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना? ये हमारा लक्ष्य है। तो लिखो,
माना किसी वस्तु का ताप T1, माना किसी वस्तु का ताप T1 तथा वस्तु के चारों ओर वातावरण का ताप T2 है। वस्तु का ताप T1, वस्तु के चारों ओर का वातावरण का ताप क्या है? T2 है। तब स्टीफन के नियमानुसार वस्तु के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित नेट ऊर्जा या ऊष्मा हानि की दर क्या बताए थे? एक फार्मूला बताए थे ना, ऊष्मा हानि जो होती है, जो निकलती है ऊष्मा, क्या होती है? = सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। लिख लो इसको, और आगे के अभी बाकी है ये, और ये ठीक है। आगे की कल कहानी है, आगे की कहानी